टर्म सेकंड में साइंस में, फिजिक्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, मतलब पढ़ोगे अच्छा लगेगा। सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। थर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज। फिजिक्स में 3 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हैं। पहला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। दूसरा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये केमिस्ट्री में है। और बायोलॉजी की अगर बात करी जाए तो बायोलॉजी में 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहला चैप्टर। अच्छा, नहीं, इवोल्यूशन काट दिया। ठीक है। दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन। ठीक है। 2 चैप्टर आपके बायोलॉजी में, 2 केमिस्ट्री में। एक और चैप्टर हुआ करता था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हटा दिया है, वो बायोलॉजी में नहीं है इस साल। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है पूरा। हाँ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक चैप्टर है बायोलॉजी में, इसमें से इवोल्यूशन कट चुका है, सिर्फ हेरिडिटी करना है। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करना है। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैग्नेटिज्म नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में। आप क्या करें, क्या करें? एसी मोटर। तो अब केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। इसमें भी आप ये देख लीजिए कि मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में भी आधे से ज्यादा सिलेबस कट चुका है, मतलब बहुत कम है। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है, ये पूरा है चैप्टर, ये पूरा करना है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो कुल मिलाकर सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। टाइम जो है, टाइम भी लिमिटेड ही है और सिलेबस भी लिमिटेड है, कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। इससे ज़्यादा सिलेबस आप लोग टर्म 1 में कर चुके हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए तो मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेसिस, है ना। और तीसरा चैप्टर कौन सा था? और केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। तो ये जो चैप्टर्स थे, ये अपने आप में काफी बड़े चैप्टर्स थे जो आपने टर्म 1 में करे हैं। टर्म 2 में उतना बड़ा नहीं है सिलेबस। सेम मैथ्स में भी ऐसा ही है कि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। चलिए, खैर, इसके बाद अब मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से। इन चैप्टर्स में अगर कंपेयर करा जाए तो मुझे ऐसा लगता है शायद इलेक्ट्रिसिटी ही सबसे बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस किस वजह से होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जैसे हम घर में बैठे हुए हैं, लाइट जलती है, फैन चलता है, हीटर चलता है, ये सारी चीजें जो चलती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही हैं। तो ऐसा क्या है इलेक्ट्रिसिटी में जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो इतनी सारी चीजें वो अपने दम पर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है? ऐसा इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? तो हम ये कहते हैं कि उसमें ना चार्जेस का फ्लो है। चार्जेस का फ्लो है। अब चार्जेस क्या है वो देखना है।
तो चार्जेस स्टडी करने के लिए सिंपल सा गेम, जैसा कि हम लोगों ने स्कूल में भी कई बार देखा है कि मान लो हमारे पास कोई स्केल है या पेंसिल है, तो हम ऐसे ही आपस में बोल देते हैं कि भाई चलिए एक ना एक मैजिक देखते हैं। उसमें यह है कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े लिए और पेंसिल को लिया और पेंसिल को अपने बालों से रब किया और फिर कागज के टुकड़ों के पास लेकर आए, वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेती है पेंसिल। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो चीज होती है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पेंसिल के अंदर कहाँ से आई। ऐसे तो अगर आप पेंसिल को लेकर जाओगे वो किसी चीज को अट्रैक्ट करेगी नहीं, लेकिन उसने वो बहुत हल्के कागज के जो टुकड़े थे उनको अट्रैक्ट कैसे कर लिया। तो उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है। अच्छा अच्छा, चलिए, चलो तो ठीक है। हम ये देखते हैं कि उसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरी चीज को या किसी लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये चार्जेस हैं क्या, ये चार्जेस होते क्या हैं, ये चार्ज क्या है, हमें तो चार्ज का ही नहीं पता अभी तक। तो आप इसमें ये देखेंगे कि जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक चीज देखी है कि प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहलाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहलाते हैं। हमको ये मालूम है कि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है, प्रोटॉन कभी प्रोटॉन के साथ जाकर अट्रैक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करें, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज हो गया प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब आप यहाँ पर स्टार्टिंग से लिखना शुरू करिए। इसमें चार्जेस से स्टार्ट करूंगा मैं। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। बाकी दोनों को भी सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है, नोट करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में नोट करेंगे इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स it has been found by experiments it has been found by experiments that there are two types of electric charges. It has been found by experiments that there are two types of it has been found by experiment that there it has been found by experiments that there are two types of electric charges, positive charges and negative charges. Positive charges and negative charges. तो ये देखा गया कि दो तरीके के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं, ये जो है इसमें भी ना दो एक्सपेरिमेंट करे गए थे। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट करा गया था ग्लास क्या होता है, कांच होता है, ग्लास की रॉड लिया और उसको हमने रब करा सिल्क क्लॉथ से। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, ग्लास रॉड ली और उसकी रबिंग कर दी, उसको रब किया हमने किससे, सिल्क क्लॉथ से। और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े हुए, या बर्ड्स हैं, बर्ड्स के हल्के, बहुत हल्के होते हैं, फेदर हुए, है ना, उसके पास लेकर गए तो देखा कि वो जो ग्लास की रॉड है, ग्लास की रॉड जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है उन पेपर पीसेस को या उन फेदर पीसेस को। ऐसे ही ग्लास रॉड के अलावा एक दूसरी रॉड, दूसरा मटेरियल होता है एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है, ये बहुत फाइन क्वालिटी की प्लास्टिक होती है
ये वो वाली प्लास्टिक होती है जिससे जनरली लेंसेज बनाए जाते हैं, जिससे हेलमेट होता है, हेलमेट का जो आगे का जो वाइजर है वो बनाया जाता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। और ये वही वाली प्लास्टिक है जिससे हम अपना स्केल बनाते हैं, स्केल होता है ना, रूलर, वो। तो एबोनाइट रॉड अगर हमने ली तो देखने में ऐसा लगता है जैसे ग्लास की रॉड है, लेकिन ग्लास की नहीं होती, ये प्लास्टिक की रॉड होती है। तो दैट हाई क्वालिटी प्लास्टिक इज नोन एज एबोनाइट। तो एबोनाइट रॉड को अगर किसी वुलन क्लॉथ पर रब करा तो अगेन इसके ऊपर भी एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि एबोनाइट रॉड को लिया, वुलन क्लॉथ पर रब करा, वुलन क्लॉथ पर रब करा, और रब करने के बाद फिर कागज के टुकड़ों के पास लेकर आए, वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, बाई कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब कुछ ऐसा नियम है, उस नियम के थ्रू by convention the charge acquired by a glass rod by convention the charge acquired by a by convention the charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth rubbed with a silk cloth is called positive charge. Is called positive charge. Next point, and the charge acquired and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with a woolen cloth is called is called negative charge, is called negative charge. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज दैट an important property of electric charges, an important property of electric charges is that, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, opposite charges or unlike charges opposite charges opposite charges or unlike charges attract each other opposite charges or unlike charges attract each other, full stop. For example, a positive charge attracts a negative charge. For example, a positive charge, for example, a positive charge attracts a negative charge. A positive charge attracts a negative charge.
Second point, similar charges or like charges repel each other. Similar charges or like charges repel each other. For example, a positive charge repels a positive charge. For example, a positive charge repels a positive charge, and a negative charge repels a negative repels a negative charge. ठीक है, उसके बाद आप नोट करें, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. The SI unit of electric charge is coulomb. COULOMB, coulomb. ब्रैकेट में लिख दीजिए कैपिटल सी. शॉर्ट में इसको कैपिटल सी बोल देते हैं. जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये कूलम्ब होती है. हाँ जी, अब नोट करें, an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. Next point, a proton possesses a positive charge of 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है, तो प्रोटॉन में भी इतना होता है. बस ये चार्ज की वैल्यू है, ये चार्ज की वैल्यू है. ठीक है, तो ये चार्ज की वैल्यू है. और इलेक्ट्रॉन के केस में हम ये कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू है, और अगर प्रोटॉन्स हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू है. बस इतना. एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, ये इसकी वैल्यू है कि कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में या एक प्रोटॉन में. उसके बाद एक क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो एक कूलम्ब में कितने चार्ज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम्ब होता है चार्ज, तो वो बोल रहे हैं, जरूरत नहीं है उसकी, जरूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर 1 कूलम्ब हो तो 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1 कूलम्ब होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। सीधी सीधी बात ये याद रखिए कि जैसे मान लो हमको ये मालूम है कि 10 नोटबुक्स, अगर मान लो 10 नोटबुक हैं, अगर 10 नोटबुक हैं और 10 नोटबुक की कॉस्ट है ₹200, हमें इतना मालूम है कि 10 नोटबुक्स की कॉस्ट ₹200 है। तो हमसे ये पूछा जाए कि एक नोटबुक की कॉस्ट बताओ तो कितना होगा, बताओगे। डिवाइड करेंगे, एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो गई, ये 10 जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो 200/10 हो गया, तो ये हो गया ₹20। ठीक है। तो आपने 10 की वैल्यू दे रखी थी, आपने 1 के लिए निकाली, 1 मतलब यूनिट के लिए निकाली, तो इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना 10, ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया, 200/10 हो गया। समझ रहे हैं। अब जरा देखो कि ये क्या हुआ कि भाई आपने एक नोटबुक की कॉस्ट निकाली, तो 1 की निकाली कैसे, तो जो भी यहाँ लिखा हुआ था वो डिनोमिनेटर में चला गया। हमें निकालना क्या था, हमें कॉस्ट निकालनी थी, तो हमने कॉस्ट को राइट हैंड साइड में रखा। अगर हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स निकालनी होती तो हम उल्टा लिखते कि ₹200 इज द कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स, उल्टा करके लिखते हैं। यूनिटरी मेथड याद रखिएगा, ये ऐसा ही है जैसे कि माय नेम इज राम या फिर राम इज माय नेम, आपने उल्टा करके लिख दिया। डिपेंड ये करता है कि हमको कैलकुलेट क्या करना है। जैसे यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम ये कहेंगे कि मुझे मालूम है एक इलेक्ट्रॉन में, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो पलट कर लिखूंगा इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 1 कूलम कितने का, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा, तो 1 कूलम के लिए 1 के लिए निकालना है ना। तो ये जो टर्म है ये पूरी 1 के नीचे चली जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी। यहाँ 10 नोटबुक्स ₹200 की थी, तो 1 नोटबुक के लिए निकाला, तो 10 क्या हो गया, डिनोमिनेटर में चला गया। ऐसे ये टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो यहाँ बचेगा 1 कूलम इज द चार्ज ऑफ 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो 1.6 का ये पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10⁻+19/16। अभी 16 से 10 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 10⁻19 में से अगर एक जीरो निकाल लूँ तो ये तो 100 बन जाएगा। ठीक है। और ये रह जाएगा 10⁻18, 10, ये तो 100 हो गया, और ये हो गया 10⁻18। ये समझ में आता है कि नहीं, बताओ। नहीं समझे भाई, 10⁻19 का मतलब क्या है कि 1 के आगे 19 जीरोस लगे हुए हैं, आपने एक जीरो निकालकर इस 10 के आगे लगा दिया, तो इसको तो 100 बना दिया। जब एक जीरो निकाल दिया यहाँ से, तो यहाँ 10⁻18 बचा। 16 से डिवाइड करो, 16 1 जा 16, ऐसे ही ऊपर 16 6 जा 96, 100 - 96 4, 4 0 40, तो 16 2 जा 32, 40 - 32 8, 8 0 80, 16 5 जा 80, तो ये हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो 1 कूलम, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में 1 कूलम चार्ज होता है। समझ में आ गया भाई, बताइए। अक्षत, इतिशा, मोदित, न्यासा, बताइए, क्लियर है सभी को। यस सर। Yes, sir. ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट नोट करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स।
कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसमें लिखिएगा दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो इसके रीजन में लिखवाऊंगा। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, through which electricity can flow are called conductors. Those substances through which electricity can flow are called conductors. Example: all the metals like silver, copper, aluminum, etc. Aluminum, etc. are conductors. अभी इसका रीजन भी बताएंगे। पहले अगला पॉइंट लिखें। दो सब्सटेंसेस through which electricity cannot flow are called insulators. Full stop. Example: substances like glass, rubber, plastic, wood, paper, etc. are insulators. थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसमें, जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार मत निकालो। सही है ना, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें सेमीकंडक्टर्स की थ्योरी ये कहती है कि भाई अभी मैं जो रीजन लिखवाने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है। और जब आप लोग कॉलेज में पहुंचेंगे, अगर आप में से कोई भी बच्चा टेक्निकल साइड में जाता है, तो कॉलेज में आप पहुंचेंगे तो वहां पर कहेंगे कि किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। होल्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है वहां पर। फिर पी टाइप सेमी, कहीं भी नहीं लिखवा रखा प्रोटॉन्स फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन्स में अंतर है। जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में करा था, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आपको बताया गया था अल्फा पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन्स, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी न्यूक्लियस में होती है वो नहीं, वो तो उसी पर बेस्ड है, रेडियो एक्टिविटी उसी पर बेस्ड है। लेकिन है क्या कहानी कि कहीं पर भी आप देखेंगे एनसीईआरटी की किसी भी बुक में ये तो होगा नहीं कि प्रोटॉन्स कहीं पर भी फ्लो कर रहे हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और दूसरा, जब इंजीनियरिंग में पहुंचेंगे या कहीं भी आप फर्दर अगर साइंस ग्रेजुएट्स बनते हैं आगे जाकर, तो मतलब वहां पर ये बोल दिया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज नाम की कोई चीज ही नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज बनता ही तब है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से छोड़कर चला जाता है। तो जब वो छोड़कर चला जाता है तो उस एम्प्टी स्पेस को हम होल बोल देते हैं, एंड होल कैन बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज। फिर ये बताते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर अलग होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर अलग होते हैं। सेमीकंडक्टर ही है बस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, चाहे फिर वो फैन हो, चाहे फिर वो ट्यूबलाइट हो, चाहे हमारा टीवी हो। तो फिर हम कंडक्टर,
हाँ, तो फिर हम कंडक्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं जब सेमीकंडक्टर है? तो वो ना इतनी आगे वाली चीज है कि अगर वो चीजें या वो एग्जांपल्स आप यहाँ 10th लेवल पर लिख दोगे ना, तो जो चेक करने वाला टीचर है उसे भी नहीं पता होगा। वो ये सोचेगा, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, तो वो ये सोचेगा कि इस लड़के को कुछ पता ही नहीं है, वो नंबर ही काट देगा, जबकि है उल्टा। है उल्टा। तो कुल मिलाकर जो एनसीईआरटी में ले रखा है वो लेकर चलो। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी तुम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का आधों को कंसेप्ट ही नहीं पता होगा मोबाइल को मोबाइल ही क्यों बोलते हैं। ठीक है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो आते कहाँ से हैं? बस इतना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कंडक्शन हो जाएगा। तो अपना लेवल अभी इतना ही है। ठीक है। हालांकि मैं रीजन बता देता हूँ अभी आपको। देखिए, एक पॉइंट लिखे हैं इसमें, सवाल ये उठता है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनके अंदर से करंट का कंडक्शन हो जाता है, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनके अंदर से करंट का कंडक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करती। ठीक है। तो ये तो रट लिया हमने, दो डेफिनेशन है, जिसमें फ्लो कर जाएगा वो कंडक्टर, जिसमें नहीं करेगा वो इंसुलेटर। रीजन लिखें। रीजन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, the presence of free electrons in a substance makes it a conductor. The presence of free electrons in a substance the presence of free electrons in a substance makes it a conductor of electricity. Makes it a conductor of electricity. The presence of free electrons in a substance makes it a conductor of electricity. ये बताइए, ग्लास का, चलो मैंने जैसे सिल्वर की बात करी, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वो कंडक्टर है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर वो कंडक्टर नहीं। ठीक है। ये ज्यादातर बच्चे इसी चीज को याद करेंगे, आप भी यही याद करेंगे और इससे काम भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अगर रीजन जानना चाहें तो प्रॉपर रीजन क्या है कि जैसे हम किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, जैसे ग्लास है, तो ग्लास का क्या कोई सिंबल है, कोई एलिमेंट, एलिमेंट है क्या ग्लास कोई? नहीं ना। ग्लास, वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर एक एलिमेंट है, सिल्वर का सिंबल होता है एजी। इसी तरीके से आप बात करें रबर की, तो रबर भी क्या है? रबर भी एक कंपाउंड है। प्लास्टिक ये भी एक कंपाउंड है। वुड भी एक कंपाउंड है। पेपर, ये सब के सब कंपाउंड्स हैं। ठीक, इनका सबका कोई भी केमिकल नेम नहीं है। यहाँ मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर का केमिकल नेम है Cu, एल्यूमिनियम का केमिकल नेम है Al। ठीक। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हम ये कहेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स का फ्री का क्या मतलब है? एटम के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्री कहाँ घूमते हैं? तो हम ये कहेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया, जैसे हम किसी भी मेटल की बात करें तो जब हम टर्म वन में करके आए हैं कि जितने भी कैटायन होते हैं, कैटायन का मतलब ही ये है जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, वो सारे के सारे कैटायंस हैं, और उन्हीं कैटायंस को ही हम मेटल बोल देते हैं। ठीक। अच्छा, तो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो याद करिए कॉपर की वैलेंसी क्या थी? 2+ या 3+। ठीक है, क्यूप्रस को बोल देते थे। कॉपर की एक फॉर्म होती थी क्यूप्रस, तो उसको बोल देते थे कि उसकी वैलेंसी 2+ है। कॉपर की एक फॉर्म होती है क्यूप्रिक, तो उसकी वैलेंसी 3+ होती है। हालांकि हमने सिर्फ 2+ वाला करा था। तो 2+ का मतलब क्या है? इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, विच आर फ्री टू बी डोनेटेड, विच आर फ्री टू बी डोनेटेड। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल के पास भी नहीं, मेटलॉइड के पास भी नहीं, और कंपाउंड को तो भूल ही जाओ भाई, कंपाउंड तो बनते ही कंबाइनिंग से है ना। तो अब हम ये कहेंगे कोई भी कंपाउंड अगर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ मेटल ही करेंगे। वहीं आप बात करें सिल्वर की, 1+, एक इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा इसके पास, डोनेट कर देता है। वहीं बात करें एल्यूमिनियम की, 3+। ठीक है, समझ में आ गया? तो जिनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही कंडक्शन करेंगे, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कंडक्शन नहीं करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सबको समझ में आ गया?
Yes, sir. भाई बाकी बच्चे बताएं, अक्षत, मोदित, यासा। यस सर। Yes, sir. ठीक है। एक बार क्या हुआ, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ जो टीचर्स होते हैं, आपने पता नहीं ज्यादा वास्ता पढ़ा होगा या नहीं टीचर्स से, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि अपने सब्जेक्ट में तो परफेक्ट होते ही हैं, लेकिन उनको पढ़ाने पढ़ने का शौक हो जाता है, वो फिर कुछ और भी पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे ही हमारे कॉलेज में भी एक दो टीचर्स हैं, थोड़े से फिलोसॉफिकल हैं, कुछ क्या है रिलीजियस बुक्स पढ़ने लगे, कुछ एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने लगे, इंडिया की हिस्ट्री, इसराइल की हिस्ट्री, अमेरिका की हिस्ट्री। तो उनको पढ़ने का शौक हो जाता है कि भाई अपने सब्जेक्ट पर तो अब हम मास्टरी हो चुकी है, तो कुछ और पढ़ते हैं। तो ऐसे ही दो टीचर बैठे हुए थे, मैं नया नया टीचर बना था, तो नया नया टीचर ऐसे ही होता है बेवकूफ सा, उसको कुछ पता तो होता नहीं, अपने सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, मैं भी ऐसे ही था। ठीक है, तो मैं बैठा हुआ था बाजू वाले कैबिन में, मेरे साथ एक दो और बैठे हुए थे, वो भी मेरी ही उम्र के थे, तो उनको भी उतनी ही अकल थी जितनी मुझे थी, हम बैठे हुए थे। तो थोड़े से आई थिंक 50s में होंगे, अपनी 50s में, एक टीचर अपने 50s में थे, एक टीचर अपने 40s में थे। तो उनकी बहस होने लगी रिलीजन को लेकर, तो वो रिलीजियस बुक्स पढ़ते थे, रिलीजन को लेकर बहस हो गई शुरू कि ये रिलीजन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये रिलीजन नहीं 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 ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ना ना आप गलत बता रहे हो, नहीं आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़िए, आप इंपीरियलिज्म की थ्योरी पढ़िए। तो ये चलने लगा, हम बड़े गौर से सुन रहे थे, हमने कहा यार बड़ी नॉलेज है उनको, तो ये वो सब सुनते रहे। फिर उसके बाद बातचीत हो गई इसकी, इस्लाम की बातचीत होने लगी, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी की बात होने लगी, ज्यूइज्म की बात होने लगी, कुछ ऐसे धर्म जो हमें पता ही नहीं उनकी बात होने लगी, फिर होने लगी हिंदू धर्म की बात। तो उनमें से जो एक टीचर थे वो कहने लगे कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, बहुत पुराना है, इसमें ये है, इसमें वो है, ऐसी वैसी सब चीजें बताने लगे। तो जो दूसरे टीचर थे वो कहने लगे हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, उन्होंने बोला हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अब हम बैठे हुए हम सुन रहे हैं, हमने कहा तो बड़ा बेवकूफ है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है ये तो। और फिर ये बोलकर उठ गए वो टीचर, और वो कहने लगे हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और अगर इस चीज पर आप मेरे साथ मतलब अगर इस चीज को आप एडमिट करते हो, मानते हो, तो मैं आपके साथ आगे बहस करूंगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ठीक, तो हमने भी सोचा भाई ये तो मतलब कुछ नहीं, ये तो वैसी बेकार की बात है, लेकिन उस टाइम हमको उतना ही पता था। लेकिन धीरे 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 जब हम भी थोड़ा सा, हमने भी थोड़ी सी वो चीजें पढ़ी जो उन्होंने बताया था, तो हमको लगा कि मतलब ही वॉज राइट, उनको पता था। तो जैसे हम ये कह देते हैं ना कि कोई अमेरिका में रहता है, कोई अमेरिका में रह जाता है तो कह देते हैं कि अमेरिकन है, कोई यरूशलेम में, यरूशलेम का जो अब जो मॉडर्न नेम है उसको इसराइल आपने सुना होगा, तो उसको बोल देते हैं कि ये इजरायली है, समझ रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री का नाम पहले हिंदुस्तान था, तो हिंदुस्तान में रहने वाला जो भी है वो हिंदू है, तो हिंदू एक रिलीजन है ही नहीं, ये हमें पता ही नहीं था, ये हमें पता ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा जिस रिलीजन को आप हिंदू कहते हैं वो सनातन धर्म है, ये उन्होंने बताया, ये हमें पता ही नहीं था, और हम सोच रहे थे यार ये तो बड़े बेवकूफ लोग हैं, इनको अपने रिलीजन के बारे में नहीं पता। ठीक, तो इस तरीके से। और फिर जो दूसरे टीचर थे, जब उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, अगर आप मानोगे तो हम आपके साथ बहस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको मान लिया, क्योंकि उन्हें भी ये चीज पता थी, उन्हें भी ये चीज पता थी, क्योंकि वो सब पढ़ते रहते हैं वो सारी उस तरीके की बुक्स। तो उन्होंने उनसे ही फिर हमने भी कहा, हमने कहा ये कैसी बात करो, तब उन्होंने हमको पूरा कुछ बहुत सारी चीजें बताई कि पहले हमारा ही कंट्री एक ऐसा है जिसके बहुत सारे नाम बदले गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल ना। फिजिक्स में आप ये देख लीजिए कि फिजिक्स में अगर मैं ये कहूँ कि हमने जैसे मान लीजिए लखमीर सिंह है, लखमीर सिंह इंडिया का बच्चा बच्चा पढ़ता है, चाहे फिर वो आईसीएसई बोर्ड का हो चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, हर बच्चा पढ़ता है जिसको भी पढ़ने का शौक है वो लखमीर सिंह जरूर पढ़ेगा, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। वहीं 11th 12th में एक बुक चलती है कुमार मित्तल, एक बुक है कुमार मित्तल, वो 11th 12th में हर बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है। एच.सी. वर्मा, आगे चलिए आप थोड़ा और एडवांस वर्जन, तो एच.सी. वर्मा। उससे ऊपर की तरफ चलिए तो एक रशियन राइटर की बुक आती है आई.ई. इरोडोव, सुना होगा शायद नाम। उसके क्वेश्चंस वही बच्चा कर पाता है जो एच.सी. वर्मा कर ले। और अगर उसके भी पिताजी की बात करी जाए तो उसके भी पिताजी हैं ये आपका हेलिडे, रेसनिक एंड वॉकर, ये तीन बहुत
माने हुए फिजिसिस्ट हैं, इनकी बहुत भयंकर बुक है, मतलब वो आईआईटीएन से भी नहीं हिल पाती वो बुक, तो बड़ी जबरदस्त बुक है वो। तो मैंने वहां तक पढ़ने की कोशिश करी थी, उसके बाद फिर गिव अप कर दिया था, मुझे नहीं आ रही थी समझ में। मैंने कहा या तो मैं पागल हो जाऊंगा या ये राइटर पागल है, और या फिर हमारा सेमेस्टर निकलता चला जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम चाहिए उन चीजों को पढ़ने के लिए। हाँ, आपने देखा होगा कई जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ एक टीचर्स के पीछे ना पागल होते हैं कि यार इनकी क्लास करने को मिल जाए, इनकी क्लास। तो वो क्यों होते हैं उन टीचर्स के पीछे पागल, कि उन्होंने पूरा टाइम दिया है। पूरा टाइम का मतलब ये समझ लो शायद 5 साल, शायद 6 साल, शायद 7 साल, एक ही टॉपिक को बार 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 समझने में, और उन बड़ी बड़ी बुक्स में से, और फिर वो उसी चीज को, जो मुश्किल चीज है जो बुक में से समझ में आती ही नहीं, उसको आसान लैंग्वेज में समझा देते हैं। ठीक है ना। तो वो उन टीचर्स की बड़ी वैल्यू होती है जो जिन्होंने ये सारी चीजें कर रखी होती हैं। मैं एचसी वर्मा तक पहुंचा था, पढ़ ली थी। हाई की इरोडो में पूरी नहीं कर पाया, फिर पता नहीं क्या कुछ फ्रेंड्स को देखकर मुझे भी शौक चढ़ा कि मैं हेलिडे रेसनिक वॉकर करूंगा। पता नहीं, शायद 2002 की या 2003 की बात होगी, लगभग 20 साल हो गए। तो तब मैं 12th में था। तो आप ये देखो कि तब वो शौक शौक में बुक मंगा ली गई थी, और शायद उस टाइम रुपी की वैल्यू, मतलब अगर देखा जाए तो उस टाइम के हिसाब से आप ये देखो, शायद मैंने 2200 या 2300 रुपए की वो बुक मंगवाई थी, और ऑनलाइन का तो था ही नहीं कुछ। तो वो नई सड़क से, और वो भी उसकी ओरिजिनल नहीं, पायरेटेड कॉपी थी, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी शायद 6-7 हजार की आती है। तो वो मंगवाई थी वहां से, पापा ने किसी को भेज कर मंगवाई थी। कुछ दिन पढ़ी, फिर बस, फिर वो ऐसे रखी रही कि पता नहीं अब इसमें दीमक लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। रखी है, उसकी एक वॉल्यूम रखी हुई है। एक वॉल्यूम एक लड़का लेकर गया हुआ है, वो जब 1-2 महीने में जब उसका दिमाग खराब हो जाएगा ना, तब वापस कर जाएगा, सर अपने पास ही रख लो इसको। ऐसे ही मैथ्स की एक बुक आती है, बड़ी फेमस बुक है, और पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एमएल खन्ना। पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बड़ी मतलब ऐसी बुक है कि 1 2 3 4 क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो मजा आता चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये लगेगा कि यार कहाँ फंस गया। हाँ, ये न्यासा ने भी कुछ नया कॉन्सेप्ट बताया है ना। तो वो हो सकता है ये ऐसा ही हो, लेकिन मुझे भी नहीं पता। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा था जो आपस में बात कर रहे थे, तब हमारे लिए ये नया था, हमें पता नहीं था। हम सोचते थे कि वी आर हिंदूज, हमारा ये रिलीजन है, जबकि ये ऐसा हो गया कि अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, आईआईटी में पढ़ने वाला आईआईटीएन, ऐसे बस की नहीं है मेरा। भाई मैं उनमें से नहीं हूँ जो फालतू में लंबी लंबी फेंके। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा भी है तो अभी ध्यान नहीं। मतलब आप ये देख लीजिए कि मैक्सिमम मैक्सिमम टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कह देंगे मैं फिर जी में पढ़ाता था, मैं वहाँ पढ़ाता था। भाई जब मैंने पढ़ाया ही नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो ऐसे बहुत हैं जो बोल देते हैं इस तरीके से, लेकिन बोलने से कुछ होता नहीं है। आप उनसे कुछ सवाल पूछोगे, पोल तो 2 मिनट में खुल जाती है, तो पता चल जाता है कि आप कहाँ हो, कहाँ लाई करते हो। तो वो सीधी सीधी बात है कि यहाँ तक कर रखा है। एचसी वर्मा तक के क्वेश्चंस कर लेता हूँ, ठीक है। और एचसी वर्मा का भी वॉल्यूम 2 जो है, क्या जी, हाँ पढ़ाते होंगे भी, पढ़ाते होंगे, मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। हमारे टाइम पर सॉल्यूशन उसका मिलता नहीं था, अब तो शायद सॉल्यूशन भी अवेलेबल है ऑनलाइन, है ना। और एमएल खन्ना का सॉल्यूशन नहीं मिलता था, वो भी अवेलेबल है। तो उस टाइम नहीं था, तो मैं वहां तक, उसके आगे नहीं, हिम्मत नहीं कर पाया। आप लोग शायद कर जाएं। चलिए जी, तो अगला नोट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। हाँ बिल्कुल, electricity can be classified into 2 parts. First है static electricity,
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में नोट करें, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी. In static electricity, the electric charges remain at rest. फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो आप रबिंग कैसे कर सकते हैं, है ना? तो फ्रिक्शन से ही प्रोड्यूस होगा. इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस remain at rest or stationary. That is, they do not move. That is, they do not move. Example, the charge acquired by a glass rod by a glass rod when rubbed with silk cloth is an example of static electricity. स्टैटिक का मतलब क्या है? जो स्टेशनरी होती है, मतलब वो कंटिन्यूअस मोशन में नहीं होती. ठीक है, तो हमने ये कहा कि जैसे कि ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ पर रब कर दिया, तो कुछ कागज के टुकड़ों के पास उसको लेकर आ गए, तो उसने कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लिया. फिर हमने क्या करा कि हाथ से उन कागज के टुकड़ों को छुड़ा दिया, फिर दोबारा उसके पास लेकर आएंगे, तो फिर वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो चार्जेस शुरुआत में थे, रेस्ट में थे. उसके बाद आपने उसको हटा दिया, वो चार्जेस भी खत्म हो गए. ठीक है, और दोबारा से उसको अट्रैक्ट करने के लिए दोबारा से आपको उसको रब करना पड़ेगा सिल्क क्लॉथ पर. दूसरी टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है बेटा फ्लो. जैसे रिवर की स्ट्रीम होती है ना, रिवर की लहर होती है, तो वो कंटिन्यूअसली फ्लो करती है, तो इसी तरीके से उसको रिवर करंट भी बोल देते हैं. हायर टू लोअर, हायर टू लोअर बताऊंगा अभी. नोट करें, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन. इन करंट इलेक्ट्रिसिटी in current electricity the electric charges are in motion. The electric charges are in motion and produce an electric current. And produce an electric current. Full stop. Example, the electricity which we use in our homes क्या चीज? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही होगा. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही होगा, लेकिन जो चार्जेस हैं वो चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा. हाँ, उल्टा होता है, वो भी हम समझेंगे इसमें.
कटा हुआ है तो छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। हाँ हाँ, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच वी यूज इन आवर होम्स is an example of current electricity, is an example of current electricity. ठीक है, इतना करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा जरूर, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर ओम्स लॉ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो वी है ना, वी से रिप्रेजेंट करते हैं ना पोटेंशियल को ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वोल्टेज को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल देते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर करंट, करंट का भी क्या लेना देना, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ओम्स लॉ कुछ होगा ही नहीं फिर। तो वो तो होगा जरूर सिलेबस में। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। मैं देख लूंगा, आपको देख कर बता दूंगा, ठीक है। हाँ देख लूंगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज कटा हुआ है लास्ट में, देख लूंगा मैं, देख लूंगा, अगर कुछ और कट गया होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए जी, आज फिर इतना ही करेंगे, कल का ऑफ है, परसों रखेंगे क्लास नेक्स्ट।